अनाथ आश्रम में काम करती थी। वहाँ मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई। वह मुझसे रोज़ कहती कि दीदी आप मेरी जगह पर सो जाएं। मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे लगा शायद उसको उसका बिस्तर पसंद नहीं। मैंने उसको बिस्तर बदलवा दिया, लेकिन उसने मुझे दूसरे दिन फिर से वही बात कही। इस बार मैंने उसकी बात मान ली और मैं उसकी जगह पर सो गई। मुझे सोए सोए हुए कुछ ही देर हुई थी, अचानक कभी कभी हमें अपनी आंखों देखी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि आज के दौर पर इंसान सिर्फ वही करता है जिससे उसका फ़ायदा हो। बिना अपने फ़ायदे से कोई किसी की मदद भी नहीं करना चाहता। मेरा नाम निशा है। मेरी उम्र इस समय 30 साल थी। मैं अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। हम दोनों एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई और सहारा नहीं था। मेरे पति का सब कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। मेरे पति की मौत के बाद अपनी माँ के घर वापस आ गई थी। बचपन में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तभी से माँ ने मुझे अकेले ही पाला। मेरी शादी के बाद मेरी माँ भी अकेली रहती थी। मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और एक देवर ही था। मेरे सास ससुर मुझसे कभी कभी मिलने आ जाया करते थे। मेरे पति के देहांत के बाद मेरे देवर ने मुझसे शादी के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे अब शादी ही नहीं करनी थी। मुझे मेरी माँ के साथ रहना था। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनके लिए कुछ करूं, उन्हें बुढ़ापे में आराम दूं। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन आजकल उनकी तबीयत खराब रहने की लगी थी। मैंने माँ से कहा कि आप कपड़े सिलना बंद कर दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं कोई ना कोई काम देख लूँगी। एक दिन मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि एक अनाथ आश्रम में एक औरत की ज़रूरत है। मैंने उससे पूछा कि वहाँ क्या काम करना पड़ेगा। उसने मुझसे कहा कि उस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे भी किसी ने इस नौकरी के बारे में बताया था। अगले ही दिन मैं अपनी माँ से कहकर अनाथ आश्रम चली गई। मैं जब वहाँ पहुँची तो वहाँ एक घर की तरह बना हुआ था। मैं ऑफिस में चली गई। अंदर देखा तो वहाँ एक मैडम बैठी थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं नौकरी के लिए आई हूँ। उन्होंने मुझे मेरा नाम, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना, लेकिन हमारे यहाँ जो लेडीज़ काम करती हैं उन्हें यहाँ रुकना पड़ता है। सिर्फ संडे को ही अपने घर जाती है। मुझे उनकी बात सुनकर माँ का ख्याल आया। मैं अपनी माँ को घर छोड़ के कैसे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने मैडम से क्या रुकना ज़रूरी है, मैं रोज़ की नहीं आ सकती। उन्होंने मुझे मना कर दिया। कहा कि यहाँ पर बच्चों के लिए किसी को रहना ज़रूरी है। फिर मैंने मैडम से पूछा यहाँ पर मुझे क्या काम करना होगा। मैडम ने कहा यहाँ बच्चों को खाना खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। फिर मैं वहाँ से उठकर अपने घर आ गई और मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने कहा कि अगर तुम्हें नौकरी पसंद आई तो और पैसे भी सही मिल रहे हैं तो तुम यह नौकरी कर लो, मेरी फ़िक्र मत करो, मैं अकेले रह लूँगी। मैंने कहा ठीक है, पर आप अपना बहुत ख्याल रखना। अगले दिन मैं अपनी माँ से मिली और अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। मैं वहाँ जाकर मैडम से मिली और मैडम ने मुझे मेरा काम समझा दिया। मुझे मेरा कमरा भी दिखा दिया। मैं अपने कमरे में गई तो मैंने अपना सामान और कपड़े वहाँ रख दिए। फिर से बाहर आ गई। बाहर कुछ लड़कियाँ मिली और जो यहाँ पर काम करती थी। उनमें से एक का नाम सीमा था और एक का नाम टीना था। वह मुझे कमरे के लिए गई और वहाँ हमने बच्चों को खाना खिलाया। मैं बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखती थी। मेरा यहाँ पर अच्छा समय गुजर रहा था। यहाँ आकर मैंने एक बात नोटिस की थी कि यहाँ रोज़ कोई ना कोई बच्चा अडॉप्ट होता है। रोज़ कोई ना कोई फैमिली किसी न किसी बच्चे को लेने के लिए आती थी और मैडम उनको बच्चा दे देती थी। बहुत से लोग थे जो अनाथ बच्चों को यहाँ लेकर आते थे ताकि उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। उनकी वजह से बच्चों को रहने के लिए छत मिल रही थी। उन्हीं दिनों एक छोटी बच्ची 13-14 साल की, उसका एक हाथ खराब था। वह जब यहाँ पर आई थी बहुत डरी सहमी रहती थी। न किसी से बात करती और ना ही ठीक से खाना खाती थी। एक दिन मैंने उसके अपने हाथ से खाना खिलाया और उससे पूछा कि वह किसी बात की क्यों डर करती है, तो उसने मेरी बात न कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे रोज़ बात करने की कोशिश करती और वह मुझे थोड़ी देर बाद करने लगती। एक दिन वह लड़की बहुत घबराई हुई मेरे पास आई। कहने लगी, दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करें, मुझे यहाँ सोने के बाद बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा तुम्हें अपनी जगह पर क्या परेशानी है, तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, कुछ करती हूँ। मैंने सोचा शायद कोई बच्चा होगा जो उसे रोज़ाना परेशान करता है, इसलिए मुझे अपनी जगह बदलने को कह रही है। मैंने उसकी जगह बदला दी और अगले दिन जब मैं उठी तो मैं प्रिया के पास गई। मैंने उसे पूछा कि आज तो
तुम्हें अच्छे से नींद आई होगी। अब तो मैंने तुम्हारी जगह बदलवा दी है, लेकिन वह बाकी दिनों की तरह आज भी उदास थी। उसने मुझसे अभी भी वही बात की, दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करो, मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा, अब कैसा दर्द? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने कमरे में चली गई। अब जब भी प्रिया मुझसे मिलती मुझसे यही बात कहती, लेकिन मैं उसकी बात टाल देती। मुझे लगा शायद वह यहाँ रहना ही नहीं चाहती, इसलिए वह मुझसे यह बात कहती है। फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं प्रिया के बिस्तर पर सो कर देखूँ, तो सब पता चल जाएगा वह झूठ बोलती है या सच। हम लोगों ने रात का खाना खाया। उसके बाद मैं प्रिया के पास गई। मैंने प्रिया को अपने कमरे में अपने बेड पर सुला दिया और मैं उसकी जगह जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई, थकी हुई मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैरों को छुआ और मैंने अपने पैर चादर के अंदर कर लिए। फिर अचानक से मुझे एक चुभन सी हुई। मैंने चादर हटा कर देखा तो मुझे वहाँ कुछ लोग नज़र आए और वह लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें ठीक से देख नहीं सकी। उससे पहले ही मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं अपनी जगह पर ही सो रही थी। मेरे सिर में हल्का सा दर्द था। मुझे अपनी तबीयत कुछ ख़राब लग रही थी। मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और नाश्ता किया और दवाई ली और रोज़ की तरह अपने कामों में लग गई। फिर प्रिया मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी, दीदी क्या आपको भी दर्द हुआ था? मैंने उससे कहा, मुझे तो कोई दर्द नहीं हुआ, तुम सिर्फ मुझसे बहाना करती हो। आज तुम अपनी जगह पर सोओगी और आगे से मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करना। वह अपना छोटा सा मुंह लेकर अब कमरे में चली गई। मैंने सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ रात को हुआ मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। अगले दिन संडे था तो मैं अपने घर अपनी माँ से मिलने चली गई। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने अपनी माँ को वहाँ के बारे में बताया और खर्चे के पैसे माँ के हाथ में दे दिए और अगले दिन अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। वहाँ जाकर और सीमा से प्रिया के बारे में से पूछा। सीमा ने मुझे बताया उसे तो एक आदमी ने अडॉप्ट कर लिया और वह कल ही उसे लेकर चले गए। मैं यह सुनकर बहुत उदास हो गई थी क्योंकि मैं प्रिया के बहुत करीब हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि प्रिया को माता पिता मिल गए। यहाँ मुझे एक बात बहुत हैरान करने वाली लगी कि यहाँ रोज़ाना बहुत बच्चे आते थे और बहुत से बच्चे अडॉप्ट कर लिए जाते थे, वरना लोग अनाथ आश्रम में बच्चों को गोद लेने नहीं आ जाते थे और अगर लेकर भी जाते थे तो उन्हें नौकर बनाकर रखते थे। लेकिन यहाँ तो रोज़ाना बहुत अडॉप्शन होती थी। मुझे यह बात बहुत परेशान कर रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मसला क्या है। अगर मैं ज़्यादा छानबीन करती तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाती और मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे यहाँ काफ़ी समय हो गया था। यहाँ रोज़ ही बच्चे आते जाते रहते थे। एक दिन एक बच्ची मेरे पास आई जो लगभग 12 साल की थी। वह मुझसे आकर कहने लगी, दीदी मुझे अपने बिस्तर पर नहीं सोना, मुझे दर्द होता है। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान हो गई क्योंकि यही बात मुझे प्रिया ने भी कहा करती थी। मैंने उससे पूछा, बेटा कैसा दर्द होता है? क्या तुमने कोई दर्द और बच्चा परेशान करता है? क्या मुझे बिस्तर के से चुभता है? वह बच्ची रोने लगी और रोते रोते मुझे बताया कि उसने ऐसा लगता है कि किसी ने उसे इंजेक्शन लगाया और फिर उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। मेरे दिमाग में ऐसी बात आई तो मुझे सोच भी नहीं सकती थी। मैंने खुद से भी सवाल करने को खुद की जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ ऐसा कौन कर सकता है? यहाँ तो बच्चों का हर तरह की ख्याल रखा जाता है। मैं उस बच्ची को अपने कमरे में लेकर गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैंने उसके कपड़े उतार कर देखा तो उसके ऊपर से निशान थे। मैंने समझ गई कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं रात को तुम्हारे साथ रहूँगी। उसी बच्ची की हालत देखकर मैंने मन ही मन सोच लिया कि इसके साथ कुछ न कुछ भी हुआ है। मैंने पता लगा कर ही रहूँगी। जब रात हुई तो मैं बच्चों के कमरे में जाकर उस लड़की से थोड़ी दूर बैठ गई। मैंने किसी को इस बारे में नहीं बताया था। मैंने अपने ऊपर चादर डाल ली और रात में 2 बजे का समय था। तभी मुझे किसी के दरवाजे खोलने की आवाज़ आई। मैंने चुपके से देखा तो वहाँ 2 आदमी उस बच्ची की तरफ आ रहे थे। दोनों आदमी उसके पास गए और उसका मुंह बंद किया, फिर उसे इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर बाद उसको गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल गए। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए और मैं जल्दी उन दोनों आदमियों के पीछा करने लगी। ये दोनों आदमी वही थे जहाँ अनाथ बच्चों को लेकर जाते थे। जब मैं उनका पीछा करते हुए बाहर आ गई तो मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई कि वॉचमैन से बात कर रहे हैं। उसने उनकी
बाहर जाने के लिए गेट खोल कर दिया। तब मैं समझ गई कि मैडम जी और ये सब मिले हुए हैं और उनके निकलने के बाद वॉचमैन ने गेट बंद कर दिया। मैं दूसरे गेट से बाहर आ गई कि सामने मुझे आदमी दिखाई दिए। मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी। अनाथ आश्रम से थोड़ा आगे चलने चल एक घर था जहाँ कोई नहीं रहता था। वह लोग उस घर में चले गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने घर की चारों तरफ देखा, शायद कोई दरवाज़ा मुझे अंदर जाने को नहीं मिल जाए। तब मुझे एक दरवाज़ा दिखा जो कि टूटा हुआ था। मैं उसी को कूद कर अंदर चली गई। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक कमरे में लाइट जल रही थी और मैं उस कमरे में तरफ गई तो उसका दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। मैंने खिड़की से देखा कि मेरी चीख निकल गई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे खिड़की की आवाज़ लगा दी और उसने कहा कि छोड़ दो बच्चे को, वरना मैं पुलिस को बता दूँगी। उसमें से एक आदमी मेरे पास आया और मेरे सिर पर जोर से कुछ मारा, जिसमें से मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरा सिर घूम रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था और मेरे हाथ में पैर बंधे हुए थे। मैंने खोलने की कोशिश की लेकिन मेरी कोशिश बेकार रही। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर आया। मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वह हंसने लगा और मुझसे बोला, पहले तो बड़ा उछल रही थी, निकल गई सारी हकड़। उस आदमी ने मुझसे कहा, ये लो खाना खा लो, रोने के लिए भी तो ताकत चाहिए। उसने मेरे हाथ खोले और खाने की थाली मेरे हाथ देकर वहाँ से चला गया। मैंने उस खाने के हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि हो सकता है उन्होंने उस खाने में जहर मिलाया हो ताकि वह मुझे रास्ते में हटा सके। अब मैं उसकी सारी हकीकत जान चुकी थी। वह लोग मेरे साथ कुछ न कुछ ज़रूरत करेंगे। अचानक मुझे उस लड़की की याद आ गई। अब मुझे उसके दर्द का एहसास हो रहा था और मैं समझ गई थी कि वह मुझसे क्यों कहती थी कि रात मुझसे वो दर्द होता है। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैडम भी इन सब में मिली हुई है। मैंने सोचा कि कैसे करके मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। मैंने कमरे की चारों तरफ देखा, फिर उस ऊपर की तरफ देखा। वहाँ मुझे खिड़की दिखाई दी लेकिन वह बहुत ऊपर थी। मैंने कमरे में देखा शुरू कर दिया जिसमें से बाहर जा सकती थी। वहाँ मुझे रखा हुआ स्टूल दिखाई दिया और मैंने उस पर चढ़कर खिड़की से बाहर देखा लेकिन वहाँ कोई न था। मैंने उसका शीशा तोड़ा फिर और खिड़की से बाहर कूद गई। कूदने की वजह से मेरी टांग में चोट लग गई और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं अपनी परवाह किए बगैर गेट की तरफ गई। गेट में भी बंद था। फिर मैंने दूसरा दरवाज़ा ढूंढा और दूसरे दरवाजे से बाहर गई। थोड़ा आगे चलकर भी अनाथ आश्रम था। गेट पर वॉचमैन था। अगर वह मुझे देख लेता तो वह दोबारा पकड़वा देता, इसलिए मैंने अपना मुंह दुपट्टे से कवर किया और चुप कर वहाँ से निकल गई। मैं पुलिस स्टेशन की तरफ गई और इंस्पेक्टर को सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर ने कहा कि क्या तुम्हारे पास इन सब का कोई सबूत है? मैंने कहा नहीं, इसका तो कोई सबूत नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बात कैसे मान लें, हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो और उन लोगों को फंसाना चाहती हो। मैं इंस्पेक्टर साहब को समझाया और आपसे झूठ क्यों बोलूँगी और मैं इन सब में मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है। मैं तो सिर्फ मासूम बच्चों को बचाना चाहती हूँ जिन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, बिना सबूत हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अदालत में सबूत चलते हैं। इंस्पेक्टर ने मेरी सारी बातें सुनकर कुछ सोचा, फिर वह मेरी एफआईआर लिखी और उन्हें मुझसे कहा कि वह लोग तुम्हारे नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। मैं वहाँ से अपने घर को आ गई और मैंने अपनी माँ को संभाल लिया और माँ के साथ वहाँ से निकल गई क्योंकि हो सकता है वह लोग मेरे घर पहुँच जाते। मैं अपनी एक दोस्त के घर चली गई। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इस हालत में और इतनी जल्दी में तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने कहा, आप चलिए, मैं रास्ते में आपको सारी बात बताती हूँ। फिर मैंने उन्हें रास्ते में सारी बात बता दी और तो वह मुझे शाबाशी देने लगी और मुझसे कहने लगी, तुम जो किया सही किया, जालिमों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हें उन्हें सज़ा दिलाकर ही रहना। कुछ दिनों बाद पुलिस वहाँ बेस बदल कर गई और उन्होंने मैडम से बात की। उन्होंने कुछ बच्चे की चाहिए और वो विदेश ले जाकर भेज देंगे, जिसके लिए वह मुँह मांगी रकम देने को तैयार थे। मैडम ने भी देने की हामी भर ली और बात करते करते यह भी कहा कि आपको और बच्चे चाहिए तो मिल जाएंगे। पुलिस वालों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और वह वहाँ से आ गए। अगले दिन उन्होंने वहाँ छापा मार दिया। मैडम, वॉचमैन और उन 2 आदमियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहाँ से जो लड़कियाँ काम करती थी उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैडम के कमरे की तलाशी ली तो वहाँ उनके खिलाफ सारे सबूत मिल गए। इसके साथ साथ पुलिस को मैडम के ऑफिस में ड्रग्स भी मिली, जिससे पता चलता है कि वह ड्रग्स का भी कारोबार करती है। उन्हें अदालत के पेश किया गया। उसने अदालत में बताया कि वह इससे करोड़ों रुपए कमा रही थी और जो लोग बच्चों को अनाथ आश्रम में अडॉप्ट करते आते थे उन्हें अडॉप्ट नहीं बल्कि उन्हें बेचने के लिए लेकर जाते थे। और जिन आदमियों ने मुझे वहाँ बंद किया था वह आदमी अच्छे और खूबसूरत बच्चे लेकर जाते थे।
मैंने उनके खिलाफ गवाही दी और उन सब को सज़ा हो गई। अब उन अनाथ की जिम्मेदारी अदालत ने मुझे दी, क्योंकि मैंने वहाँ बच्चों को बहुत अच्छे से रखा था और उनका पूरा ख्याल रखती थी। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने पास शायद दिल ही नहीं होता। लोग पैसों के खातिर इतना गिर सकते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब बच्चे यहाँ बहुत खुश रहते हैं और कोई उनको बच्चों को अडॉप्ट करने आता है तो मैं उनसे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ। बाद में ही मैं किसी ही बच्चों को देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ थी कि कोई किसी बच्चे के साथ कुछ गलत करे। मुझे अक्सर प्रिया की याद आती थी और वह सोचती थी काश मैंने प्रिया की बात पर यकीन किया होता, मैं इन जालिमों को पकड़वा देती और आज वह हमारे साथ होती। अब पता नहीं वह कहाँ होगी और किस हाल में होगी। मैं भगवान से यही दुआ ही करती हूँ कि वह खुश रहे।